Good morning, students. Today I am going to start from the same topic, that is chemical changes. Chemical changes. Okay, the best example for the chemical change is rusting of iron. As you have seen that around yourself, that rusting of iron is a common type example of the chemical change. What is iron? The formula for the iron is, the symbol for the iron is Fe. And when the iron, the chemical reaction for the rusting of iron is when the iron, rusting of iron, okay, when the iron, it means Fe, reacts with oxygen, okay, and reacts with water. When the iron which reacts with the oxygen as well as with the water, then it produced 2Fe2O3 dot XH2O. Okay, dot you can say only H2O. Okay, तो ये यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4Fe हम कर सकते हैं, 2Fe2O3 हो जाएगा, तो यहाँ 3O2 हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कंपाउंड्स जो हैं वो कितनी सारी चीज़ें मिलकर, यानी आयरन जब तक किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो किसका फॉर्मेशन करेगा, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, फेरस ऑक्साइड, ओके, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। एंड फेरस ऑक्साइड जो आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है ना, रस्ट कहते हैं। ये रस्ट है, ठीक है, यानी जंग इसे हिंदी में कहा जाता है। जंग मतलब लड़ाई नहीं, जंग है, ये रस्ट है, ठीक है। और ये Fe मतलब जो है ये आयरन है, और आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। एक्चुअली आयरन का जो सिंबल Fe है वो इसके लैटिन नेम से लिया गया है, इसका नाम है फेरम। क्या नेम है, फेरम इसका लैटिन नेम है, इस लैटिन नेम से इसका सिंबल लिया गया है Fe, ठीक है ना। खैर आपको इससे नहीं लेना देना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक हमारा बेस्ट एग्जांपल है केमिकल चेंज का, ठीक। एंड अगर हम बात करते हैं कि ये कॉमन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज का। अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, तो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग किस तरीके से हो सकता है तो हम आपको बता दें, ठीक है। और इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस पे आते हैं। तो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो रस्टिंग से प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, बहुत कॉमन सी है, ठीक। और ये आपका जो है वो 7th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 8th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 10th में भी ये चीज़ दोबारा आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, कि रस्टिंग की यही डेफिनेशन आप वहाँ पर पढ़ेंगे 10th में भी, और यही प्रिवेंशन के मेथड्स आप वहाँ दोबारा पढ़ेंगे 10th में, ठीक है ना। प्रिवेंशन कैसे करेंगे रस्टिंग का, रस्ट को हम कैसे, यानी कि आयरन को हम रस्ट लगने से कैसे रोक सकते हैं। तो आयरन को रस्ट लगने से रोकने के लिए आपको सीधे दो काम करने हैं कि ऑक्सीजन को आयरन तक नहीं पहुंचने देना है, और मॉइस्चर को भी ऑक्सीजन से दूर रखना, मतलब आयरन से दूर रखना है। तो मतलब सीधा सी बात है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को डायरेक्टली आयरन से कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, अगर हम इन दोनों चीज़ों को डायरेक्टली आयरन से कांटेक्ट में नहीं आने देंगे तो हमारा आयरन रस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। आप आयरन पे क्या करिए, आप आयरन पे ऑयल की कोटिंग कर दीजिए, बढ़िया सी कोटिंग कर दीजिए ऑयल की, या ग्रीस की कोटिंग कर दीजिए। जब आप आयरन के ऊपर ऑयल या ग्रीस की कोटिंग कर देंगे तो वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, और जब वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, ऑक्सीजन आयरन की सरफेस से रिएक्ट ही नहीं करेगी, जब रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना। तो यानी कुल मिलाकर अगर आयरन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो इसीलिए आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है ना। जितने भी आपके घरों में खिड़कियां हैं या दरवाजे वगैरह होते हैं, मेन डोर होता है लोहे का, अगर है आयरन का, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं, ताकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर वहाँ पर डायरेक्टली हिट ना कर सके। अगर डायरेक्टली वहाँ हिट कर देगा तो आयरन क्या करेगा, रस्ट होने लगेगा। एंड द स्लो एंड रस्टिंग इज द स्लो ईटिंग प्रोसेस ऑफ द आयरन, यानी आयरन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, नष्ट होने लगता है, और वो क्या बन जाता है, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयरन डैमेज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। उसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग में सबसे पहले हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ऑयलिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, ऑयलिंग ऑन द आयरन सरफेस, या ऑयलिंग ऑन द आयरन सरफेस, आयरन सरफेस पर आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीसिंग कर सकते हैं, GREASING, ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर आप जो है ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, पेंट का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप कोई भी लो रिएक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आयरन, आपको पता है आयरन इज वेरी हाईली रिएक्टिव, मतलब वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल तो नहीं कहेंगे, मतलब रिएक्टिव मेटल कहेंगे, ठीक है ना। तो हम इससे लो रिएक्टिव मेटल की इसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिस वजह से क्या हो सके कि आयरन जो है वो मतलब आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना हो सके और ऑक्सीजन आयरन तक रिएक्ट ना पहुंच सके। तो इसके ऊपर हम क्या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर आयरन के ऊपर
कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग किस चीज़ की करते हैं, जैसे कि जिंक की कोटिंग हो सकती है, ठीक है ना, क्रोमियम की कोटिंग हो सकती है। तो ये आयरन एक रिएक्टिव मेटल है और उसके ऊपर एक अनरिएक्टिव मेटल की अगर कोटिंग कर देंगे तो वो ऑक्सीजन अनरिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी और अंदर जो उसके आयरन है वो हमारा क्या बना रहेगा, प्रोटेक्ट बना रहेगा, प्रिजर्व बना रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा उसके ऊपर। तो हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, किसी भी लो रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है, मतलब कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। और गैल्वेनाइजेशन टेक्निक क्या है, गैल्वेनाइजेशन टेक्निक भी एक तरीके से यही है, लेकिन गैल्वेनाइजेशन टेक्निक सिर्फ जिंक के साथ होती है। किसके साथ होती है, जिंक। जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, ठीक है ना, जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, दैट इज स्पेशली टर्म्ड एज गैल्वेनाइजेशन। तो उसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन है। और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है ना, आयरन के ऊपर, ये गैल्वेनाइजेशन है। जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम किसी भी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं और मोस्टली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है ना, CHROMIUM, क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्रोमियम एक लो रिएक्टिव मेटल है और उसका आयरन एक हाई रिएक्टिव मेटल है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, ताकि आयरन जो है वो हमारा सेफ बना रहे। और जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। Now our next topic is characteristics of chemical change or chemical reaction. If the chemical reaction takes place, then it is obviously known as the chemical change. And if the chemical change takes place, then there must be a chemical reaction. So now we are going to study the characteristics of the chemical change. So the first characteristics of the chemical change is, if in any reaction the evolution of gas takes place, if in any change evolution of gas takes place, this means that change must be a chemical change. It means that change must be a chemical change if the evolution of the gas takes place. Okay, so in many of the different reactions, lots of gases are produced. So all these gases, if the gases are produced in any reaction, then that must be a chemical change. So the first example for the evolution of the gas is, suppose that when if you have calcium carbonate, that is CaCO3, okay, and that is known as the calcium carbonate, okay, or the other name is limestone. The other name for the calcium carbonate is limestone. When we heat this calcium carbonate, then CaO, it means calcium oxide is produced. And it is known as the quicklime. It is also known as the common name of the calcium oxide is quicklime, along with the production of the carbon dioxide gas. And if the gas is produced, then we denote it with the help of a symbol with the help of an arrow in the upward direction, because this arrow represents that CO2 must be a gas. Okay, so this is the best example for the evolution of the gases you have seen in this reaction. In this reaction, the carbon dioxide gas is produced, and if in any reaction the gas is produced, then that change must be a chemical change. Okay, now let's look at another example. That suppose that the same element, that is CaCO3, when reacts with the CaCO3 when reacts with the HCl. CaCO3 means calcium carbonate, reacts with the hydrochloric acid. HCl is known as the hydrochloric acid. When calcium carbonate reacts with the hydrochloric acid, then calcium chloride is produced. It means CaCl2 will produce. To balance it, we have to put 2 here. Okay,
आपके लिए बैलेंसिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में बैलेंसिंग नहीं दी गई, बैलेंसिंग 10th क्लास में। अच्छा, हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास में दोबारा पढ़ने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, CaCl2, इट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड along with the production of the water H2O and along with the production of carbon dioxide gas. Okay, so in this reaction also the carbon dioxide gas will be produced. It is the carbon dioxide and it is also the carbon dioxide. The formula for the carbon dioxide gas is CO2. Okay, CO2. So ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, और इन दोनों ही एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल हमारा देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सपोज दैट यहाँ पर हमारा दिया गया है Zn। ओके, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। Zn क्या है, Zn जिंक है, जिंक एक एलिमेंट होता है, ठीक है ना, जिंक एक एलिमेंट होता है। मैंने 10 एलिमेंट आपको बताए भी थे, उससे ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि आपकी ज़रूरत का है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताया उस चीज़ को, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाता अगर मैं उस चीज़ को भी लेके आता, ठीक है, और सिलेबस में भी नहीं दिया गया है। तो जिंक एक एलिमेंट है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है इसे, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो इफ द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, देन इट displays hydrogen. Okay, and the compound that is formed is ZnSO4 plus H2, ZnSO4 plus H2, and the hydrogen gas is produced over here. So this is the hydrogen gas. Hydrogen gas, arrow represents that it is a gas, and the compound which is formed here is zinc sulfate, zinc sulfate. Okay, so zinc sulfate is produced here and the gas produces hydrogen gas. So in all these three reactions you have seen that the gas is produced, and if the gas is produced then that reaction must be known as the chemical change or chemical reaction. Okay, so now look another example, in the last example for this. Suppose that NaNO3 is heated, NaNO3 is heated, then what will produce NaNO2 plus O2, ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ O2 गैस का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारा क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट जो है, जब इसको हम हीट करेंगे सोडियम नाइट्रेट को, ठीक है ना, व्हेन वी हीट सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा NaNO3 इसका केमिकल नेम है सोडियम नाइट्रेट। जितने ये केमिकल नेम्स होते हैं, जितने भी केमिस्ट्री के केमिकल नेम्स होते हैं, इनको एक संस्था डिसाइड करती है और उस संस्था का नाम है IUPAC। ये संस्था ही, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे दुनिया भर में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके नेम को डिसाइड करती है, ठीक है ना। इसका नाम है IUPAC, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर pure and applied chemistry। तो IUPAC, तो ये IUPAC एक संस्था है जो ये पूरे सारे दुनिया भर के केमिकल कंपाउंड्स के नेम को डिज़ाइन करती है, नेम या उसका हम कह सकते हैं नामकरण करती है, ठीक है ना, हम लोग कह सकते हैं नामकरण, ठीक है ना, उसका नेमिंग करती है, नॉमेनक्लेचर करती है। अगर हम इंग्लिश के लैंग्वेज में बात करेंगे, केमिस्ट्री में बात करेंगे, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर। क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, और हम जनरल आम भाषा में कह देते हैं नामकरण, किसी भी कंपाउंड का नाम रखना, ठीक है। तो ये सोडियम नाइट्रेट है, और ये हमारा जो कंपाउंड है ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट का प्रोडक्शन होगा, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन भी होगा। तो इसका प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन गैस ये आपको दिखाई भी पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि एरो बना हुआ है, ठीक है।
तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है, यानी अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो ये हमारा कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। पहली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस और चौथी रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। इट मीन्स दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल चेंज। नाउ वी हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज the next characteristics, change in color. Okay, change in color. Okay, this is the another characteristics of chemical change, that is the change in color. Okay, when the lead nitrate, the formula for the lead nitrate is PbNO3 का whole twice. When the lead nitrate is heated, this is the symbol for the heat, ठीक है ना, ये symbol है heat के लिए। इसको हम ट्रायंगल बनाइए आप, इसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है, शॉर्ट में डेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल होता है हीट का, किसका सिंबल होता है, हीट का। इसका मतलब है कि यू आर हीटिंग द रिएक्शन, ठीक है ना, आप रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड, देन द कंपाउंड ऑफ वाइट कलर, द कलर फॉर द लेड नाइट्रेट इज वाइट in nature, white in observation. Okay, the white color gets converted into the yellow due to the formation of the lead oxide, along with the formation of nitrogen dioxide gas, which is reddish brown in color, and the oxygen gas is also produced, ठीक है ना। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ, जिसका रेडिश ब्राउन कलर था, और साथ में लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ जिसका येलो कलर था, ठीक है। जबकि हमारा जो मेन रिएक्टेंट है, जो एरो के पीछे की तरफ लिखा हुआ है, इसे रिएक्टेंट कहा जाता है। जो रिएक्टेंट है वो वाइट कलर का है, और हमें क्या मिला, येलो कलर का कंपाउंड मिला, और साथ में रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड भी मिला। इस तरीके से आपने देखा कलर का चेंज हुआ। एंड इफ द चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, देन इट मस्ट बी अ केमिकल चेंज, ठीक। इसके अलावा सिर्फ यही एक ऑब्जर्वेशन नहीं है हमको ये क्लियर करने के लिए कि ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होगा। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन और भी है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, और वो भी यहाँ पर टेक्स प्लेस हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक गैस का भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी एक रिएक्शन में एक ही प्रकार का हमको ऑब्जर्वेशन मिले, ठीक है ना, केवल एक ही ऑब्जर्वेशन हमको रिकॉर्ड हो, या एक ही ऑब्जर्वेशन हमको दिखाई पड़े, या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है उस एक रिएक्शन में 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हो। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं हीट चेंज के बारे में, ठीक है ना, हीट चेंज के बारे में। तो ये यहाँ पर आप देखिए, आप रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर हीटिंग द रिएक्शन, इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट मीन्स इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन होगी तो वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ से एंडोथर्मिक रिएक्शन भी शो हो गई, इसका मतलब तब भी ये केमिकल चेंज है। यहाँ से कलर चेंज हो रहा है तो भी ये केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यहाँ पर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है तो भी ये एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस रिएक्शन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी और रिएक्शन में आपको 2, 3 या 1 कैरेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ सकता है। अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई पड़ गया, ठीक है ना, या एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ऑब्जर्व हो गया, तो इसका मतलब है वो चेंज हमारा क्या है, केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 इज कॉपर कार्बोनेट एंड इट इज green in color. The color of the copper carbonate is green. लेड नाइट्रेट का कलर क्या था, वाइट था। तो वाइट कलर को जो हमने हीट किया, यानी इस कंपाउंड को जब हीट किया, वाइट कलर्ड कंपाउंड को जब हीट किया, तो हमको येलो कलर का कंपाउंड मिला, और साथ में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिले। ये फ्यूम्स यहाँ पर मिलते हैं, रेडिश ब्राउन मतलब एक गैस का प्रोडक्शन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस ही है, ठीक है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक गैस ही है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमको जो है वो किस कलर की मिलती है, रेडिश ब्राउन कलर की हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, तो आपने देखा कि व्हाइट कलर से हमको डिफरेंट कलर्स मिले, रेडिश ब्राउन कलर भी मिल गया, येलो कलर भी मिल गया, तो चेंज इन कलर है। वैसे ही यहाँ पर ग्रीन कलर का एक कंपाउंड था जिसका नाम था कॉपर कार्बोनेट। व्हेन द कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है ना, यहाँ भी देखिए इसको हीट कर रहे हैं, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स
रिएक्शन इन विच वी आर सप्लाइंग द हीट, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम हीट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट चेंजेस टेक्स प्लेस हो रहे हैं और हम उस रिएक्शन में हीट को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ वी आर हीटिंग द रिएक्शन दैट रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यू कैन से इफ द हीट इज अप्लाइड और सप्लाइड इन द रिएक्शन, इफ द हीट इज सप्लाइड इन द रिएक्शन देन दैट रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेटर ऑन मैं उसको डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए इतना समझिए कि ग्रीन कलर का कंपाउंड जो है जब हीट होगा, ठीक है ना, हीट होगा, डेल्टा का सिंबल है, हीट रिप्रेजेंट करता है डेल्टा, तो हमें किस कलर का कंपाउंड मिलेगा, ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलेगा। और ब्लैक कलर का जो हमको कंपाउंड मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो ब्लैक कलर का हमको कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है ना, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, तो ग्रीन कलर जो है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ, ठीक। तो ये हमारा भी एक ऑब्जर्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स प्लेस होगा तो इसका मतलब है कि ये केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर होता है, ठीक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच रिमेन्स insoluble in the solution and get settled down at the base। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, कोई भी केमिकल लोचा अगर हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन में अगर कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो लेकिन बेस पे जाकर सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए, बेस पे जाके रख जाए, ठीक है ना, और बेस पे जाके डिजॉल्व ना हो, वो चीज़ जो है, वो जो सॉलिड हमको मिला है वो डिजॉल्व ना हो सोल्यूशन में, बेस पे जाके रख जाए, तो ऐसा जो सॉलिड सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल रहता है एक तरीके से सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, सो द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द प्रेसिपिटेट इज दैट precipitate is a type of solid insoluble substance which remains insoluble in the solution and gets settled down at the base of any solution। ठीक है ना, किसी भी solution के बेस पर जाके क्या हो जाते हैं, settle down हो जाते हैं। and the reaction in which the precipitate is formed is known as the precipitation reaction। वो reaction जिसमें precipitate का formation होता है, तो वो reactions हमारी क्या कहलाती हैं, precipitation reactions कहलाती हैं। ठीक है ना, precipitate क्या है, एक solid substance है जो solution में dissolve नहीं होता। सपोज करो आपने कोई दो चीज़ें मिलाई, दो चीज़ें मिलाने के बाद में आपने एक बीकर में उसको रखा, आपने देखा कुछ केमिकल हुआ, कुछ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई, उस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होने की वजह से कुछ सॉलिड सा सब्सटेंस बना, ठीक है, कुछ ऐसा सब्सटेंस बना जो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ, वो बेस में जाके बैठ गया। जो बेस में जाके बैठ गया वही हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके लिए नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट मीन्स दैट इज अ केमिकल चेंज रिएक्शन, एंड इफ इट इज अ केमिकल रिएक्शन देन इट मस्ट बी अ केमिकल चेंज। So formation of precipitate, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होगा वो ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कॉपर सल्फेट को, जब आप यहाँ कॉपर सल्फेट है हमारा CuSO4 है, CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं भाई, ठीक है, कॉपर सल्फेट इसका पूरा नाम है। और जब कॉपर सल्फेट को हम क्या करते हैं, हम किससे पास कराते हैं, उसमें क्या मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिक्स करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिक्स करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इससे पास कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इससे पास कराते हैं, तो क्या मिलता है, CuS मिलता है, कॉपर सल्फाइड, ठीक। और कॉपर सल्फाइड जो, अब देखिए मैंने एरो कैसा बनाया, और साथ में क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, ठीक है। एरो मैंने कैसा बनाया, डाउनवर्ड की तरफ बनाया। ये डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रेसिपिटेट, हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गैस कहाँ उड़ जाती है, ऊपर की तरफ। गैस कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है ना। वैसे ही प्रेसिपिटेट कहाँ आता है, नीचे की तरफ, इसलिए एरो क्या है, नीचे की तरफ है। और इसका नाम है इस कंपाउंड का कॉपर सल्फाइड। क्या नेम है इसका, कॉपर सल्फाइड।
और ये जो प्रेसिपिटेट है, जितने भी प्रेसिपिटेट होते हैं ये किसी न किसी कलर के होते हैं, और जो कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट है ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, ब्लैक पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ओके, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट है हमारा ये, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल for the formation of precipitation, it means the precipitation reaction is when the iron chloride FeCl3 reacts with the ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide means NH4OH. Then iron hydroxide is formed, which is also a precipitate, and the color of the iron hydroxide is white. Okay, along with the formation of ammonium chloride, it means NH4Cl. तो यहाँ पर आपने देखा, आप इसको याद करिए या मत करिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद ही करें, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड्स भी नेचर में होते हैं, ठीक है। और ताकि जब कभी आगे चल के फ्यूचर में आप क्लास 8th 9th 10th में इन चीज़ों को जानें, समझें, इन कंपाउंड्स के नेम को पढ़ें, तो आपको ये ना लगे कि सर ने तो बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं था, बताया ही नहीं था, ये भी कुछ होता है, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ लेना ज़रूरी है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर किसी भी रिएक्शन में होगा तो वो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक। इस रिएक्शन में वाइट प्रेसिपिटेट जो है फॉर्मेशन हो रहा है, इसका नेम है आयरन हाइड्रोक्साइड। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे formation of heat, यानी कि heat changes takes place. If in any reaction heat changes takes place, then that reaction must be known as the chemical change or chemical reaction. Okay, so thank you, and if you like this video, then you have to please watch it very carefully. You have to make notes from it, okay, and you have to learn it all the compounds very carefully. So thank you, please.